साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सोसाइटी। आज मैं एक विशेष चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे साथियों का हमारे YouTube चैनल पे कमेंट आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि उन साथियों से जो कमेंट करते हैं, पूछना चाहते हैं यूट्यूब पे, देखिए सारी बातें यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती है। बाकी जिन साथियों का जो भी कमेंट था, मैं कोशिश करूंगा एक एक साथी का जो भी कमेंट का मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको रिप्लाई देना चाहूँगा। और उन सभी साथियों का जो चिंताएं हैं, जो इस दिल्ली एनसीआर में अपना एक सपनों का मकान बनाना चाहते हैं, जो जड़ के साथ बनाना चाहते हैं। और बाकी तो इस दिल्ली एनसीआर में जो मकान का ऑप्शन है, तो जो पहला ऑप्शन आता है वो होता है, मान लीजिए कि फ्लैट होता है। और दूसरा जो होता है भाई ज़मीन पे खरीद के आप अपना मकान बना लीजिए। तो फ्लैट में भी दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है बिल्डर फ्लोर होता है, जो आजकल फ्री होल्ड ज़मीनों पे तमाम तरह के बिल्डर्स अपने अपने बना रहे हैं। और दूसरा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है। सबकी महत्ता अलग अलग है। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट एक अलग है होता है, वो जो अप्रूव्ड होता है, जो कि किसी भी अथॉरिटी द्वारा किसी भी बिल्डर को दी गई ज़मीन होती है और उस पर बनाते हैं, उसमें हाई राइज होता है। और इन दोनों के ये तो फिर रही आपके फ्लैट की बात है। अब आते हैं हम जड़ के साथ जो ज़मीन बनती है उस पर बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप देख रहे हैं ना, एक सबसे बड़ा इस दिल्ली एनसीआर में जो भी एंड यूजर जो अपने सपनों के मकान के लिए ज़मीन खरीदना चाहता है और उसको कहीं ना कहीं भाई डर रहता है, जो फ्री होल्ड में जाता है उसको डर रहता है कि कहीं हमारे ज़मीन पे बुलडोज़र तो नहीं चल जाएगा। तो साथियों, आप सभी को थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई देखिए तरीके से अगर हम समझाएंगे तभी आपको समझ में आ पाएगी। और इसलिए उसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो हो सकता है 2 पार्ट, 3 पार्ट या 4 पार्ट भी हो जाए, क्योंकि हम भी इस पर बार बार वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो भी साथी हों, मैं कोशिश करूँगा कि भाई आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो भी डाउट्स आपके हैं फ्री होल्ड प्लाट्स के बारे में, वो आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तमाम तरह के क्वेश्चन होंगे, उस पर हम इस पर बात करना चाहेंगे। तो आप देख ही रहे हैं पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो है बुलडोज़र, जो देख रहे हैं ना बुलडोज़र। बुलडोज़र का मतलब कि ये पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा है और तमाम जगहों पे चल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो स्पेशली मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, और कौन सी ज़मीन सही होती है, कौन सी ज़मीन सही नहीं होती है। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि आप कहीं भी किसी भी सिटी में रह रहे हैं, भारत के किसी महानगर में अगर रह रहे हैं, तो देखिए कि भारत का कोई भी महानगर है, उसके आसपास की जितनी भी ज़मीनें होती हैं वो सभी की सभी नोटिफाइड एरिया के अंदर आती हैं, मास्टर प्लान के अंदर आती है, अधिसूचित क्षेत्र के अंदर होती है। कोई भी साथी जो भी कॉलोनाइजर हो, बिल्डर हो, अगर ये बोल के बेचता है कि ये नोटिफाइड एरिया, मास्टर प्लान, अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है, तो जो भी बेचने वाले व्यक्ति हैं ये सारी बातें उनकी झूठी होती हैं। कोई भी ज़मीन मास्टर प्लान, नोटिफाइड एरिया, अधिसूचित क्षेत्र से बाहर नहीं हो। जिन साथियों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मास्टर प्लान, नोटिफाइड एरिया, अधिसूचित क्षेत्र तीनों एक ही नाम है, इसके बोलने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है, सेंस एक ही है। तो जैसे कि अब हम आ जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली एनसीआर में मान लीजिए कि 4-5 पार्ट है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि एक जो एनसीआर से सटा हुआ एक तो हरियाणा है, और दूसरा आपका हरियाणा में मान लीजिए कि गुड़गांव और फरीदाबाद आता है। और एक ऑप्शन जो है आपका ये आप समझिए कि आपका यूपी है। तो यूपी में मान लीजिए गाजियाबाद और नोएडा आता है।
और नोएडा में मान लीजिए कि एक नोएडा है, एक ग्रेटर नोएडा है, एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। तो ये 3 है। और गाजियाबाद में भी राजनगर एक्सटेंशन है, गाजियाबाद है, कई तरह के पार्ट्स आते हैं। तो आज साथी हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि बुलडोज़र जो साथी तमाम तरह के होते हैं। अब चूंकि मान लीजिए कि गाजियाबाद हो या नोएडा हो, यहाँ पे मान के चलिए कि सर जो भी प्लॉट्स हैं, तो स्पेशली हम नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात मैं करना चाहता हूँ साथियों। यहाँ पे 3 तरह के प्लॉट्स होते हैं। पहला वो होता है कि जो अथॉरिटी ने किसानों से एक्वायर कर ली और अपने प्लानिंग के तहत प्लाटिंग करके ड्रा निकालती है और बेच दिए, लोगों को अलॉटमेंट हो चुका है, वो प्लाट्स, एक तो ये प्लाट्स होते हैं। अब दूसरा, अथॉरिटी द्वारा, जैसे किसानों से ज़मीन अथॉरिटी ले लेती है तो बदले में उसको पैसे भी देती है किसानों को, और फिर उनको बसने के लिए एक 6% का प्लाट देती है। जैसे फर्दर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि किसी किसान की मान लीजिए कि 2000 मीटर ज़मीन अथॉरिटी ने ले ली, तो 2000 मीटर का पर मीटर के हिसाब से उसको पैसा भी देती है, प्लस एक उनके बसने के लिए, जिसमें कमर्शियल भी यूज होता है 50% का, बसने के लिए उनको, यानी 6% का मतलब हो गया कि 6 दूना 12, यानी 120 मीटर का प्लाट उनको मिलता है। वो अथॉरिटी अपने तरीके से कहीं एक जगह करके वो देती है। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो जो अथॉरिटी प्लाटिंग करके खुद बेचती है उसकी लोकेशन भी में भी अच्छी भी होती है, और प्लस वहाँ डेवलपमेंट अच्छा होता है। किसान कोटे के प्लाटों में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता उसके कंपेरिजन में। तो ये 2 प्लाट्स हैं, और ये 2 प्लाट्स आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिल पाएंगे, कहीं ना कहीं कोई एसोसिएट जो मार्केट में बैठे हुए तमाम तरह के बेच रहे हैं, डील कर रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से मिलेगा। और अच्छे लोग, अगर आपको अच्छे एसोसिएट मिल जाएंगे तो डील आपको अच्छी मिलेगी। अगर ख़राब मिल गए तो आप समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो ये हो गए 2 तरह के प्लाट। और तीसरा जो है फ्री होल्ड प्लाट। तो मैं फ्री होल्ड प्लाट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो फ्री होल्ड प्लाट होता है, स्पेशली ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं होता है कि ये फ्री होल्ड प्लाट है, क्योंकि आम जनमानस में, आम भाषा में चला आ रहा है फ्री होल्ड प्लाट। तो मतलब फ्री होल्ड प्लाट अथॉरिटी के जितने प्लाट्स होते हैं, जैसे अथॉरिटी के प्लाट्स चाहे 6% हो, चाहे अथॉरिटी के प्लाट्स हो या फ्लैट हो, वो सारे के सारे लीज रेंट होते हैं। लीज रेंट का मतलब कि एक गवर्नमेंट का प्रोविज़न है कि 99 ईयर्स के लिए लीज पे आपको मिलता है। तो कहीं कहीं मार्केट में मिसकंसेप्शन है कि ये होता है कि भाई 99 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट उसको वापस ले लेगी। ऐसा है नहीं। अभी साल 2 साल 3 साल पहले जो कनॉट पैलेस का जो सर्किल है, उसका 99 ईयर्स का लीज खत्म हुआ था। तो हुआ क्या था कि जैसे कि गवर्नमेंट जो DDA है, चाहे जो भी है, वो संस्थान है जो भी है, 90 देखिए कोई भी सर्विसेज बनती है, जैसे सीवर लाइन बनती है या वाटर लाइन डलता है, कोई भी सर्विसेज बनती है, तो देखिए सर उसकी एक लाइफ होती है, उसका एक जीवन होता है। अब वो चीज़ें खराब हो जाती है, फिर उसको नए सिरे से बनाने के लिए गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी है उसको पैसे की ज़रूरत है। तो 99 ईयर्स के बाद क्या होती है कि गवर्नमेंट एक चार्जेज लगाती है। वो चार्जेज थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब मोटा होता है। वो चार्जेज आदमी पे करता है, पे करने के बाद फिर उसका मालिकाना हक उसको दोबारा मिल जाता है। यही चीज़ होता है। और फ्री होल्ड में क्या है कि फ्री होल्ड जैसे आप जहाँ के भी हो, जिस गांव के भी हैं, चाहे बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या असम के हैं, उड़ीसा के, बंगाल का, देश के किसी भी कोने में हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो जैसे आपके गांव की ज़मीन है कि पूरी, मतलब जो गांव की ज़मीन है, जैसे पुश्तैनी ज़मीनें होती है, जो दादा लाई बोलते हैं ज़मीनें होती हैं, वो कहते हैं ना कि एक पूर्वज तो थे, वो एक्सपायर कर गए, वो चले गए, फिर आने वाला जो दूसरी पीढ़ी थी उसके नाम पे अपने आप ही ट्रांसफ़र हो गया ज़मीन। उसके बाद लगातार ये ट्रांसफ़र होते चला आ रहा है। तो इन ज़मीनों में क्या होता है कि जो आज की पीढ़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें कोई अलग से कोई चार्जेज नहीं पे करना होता है गवर्नमेंट को। इसलिए इसको आम बोलचाल में एक तरह से लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि फ्री होल्ड, मतलब इसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और ज़मीनें, कोई भी ज़मीन हो, देश के किसी भी कोने में ज़मीन हो,
वहाँ भाई स्टेट है, स्टेट के मतलब ज़मीन है तो तहसील जो होती हैं, तहसील के अंतर्गत रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अटैच होती है सारी ज़मीनें, और ज़मीन कोई ख़राब नहीं होता है। रह गए कि उस ज़मीनों का प्रकार अलग अलग होता है। देखिए, अच्छे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी जाएंगे तो बहुत अच्छे बिल्डर आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे भी बिल्डर हैं, उसमें भी खराब बिल्डर हैं। आप सुनते होंगे कि एक एक दुकानों को 4-4 बार बेच देते हैं, एक एक फ्लैटों को भी 4-4 बार बेच देते हैं, तमाम तरह की घटनाएं सुनने में आती होगी। तो देखिए, हर जगह अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं और बुरा काम करने वाले लोग भी हैं, ये दोनों हैं, डिपेंड करता है। बाकी तो हम कहते हैं कि स्पेशली भाई कहीं भी आप जाइए, प्लाट या फ्लैट कुछ भी लेने के लिए जाइए, तो जहाँ भी जाइए, जिससे भी आप लेने के लिए जा रहे हैं, पहले तो उसका पास्ट चेक करिए। अगर पास्ट अच्छा है और प्रेजेंट अच्छा है तो आप मूल्यांकन या एज्यूम्ड कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। जैसे कहते हैं ना कि भूत और वर्तमान पे ही ऊंची इमारत खड़ी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, उनको पता करिए, ये ज़रूरी होता है। पता करेंगे तो ही आप लीजिए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। क्योंकि आप जाएंगे, अगर वो कोई बंदा उसका प्रोजेक्ट है, वहाँ जाके पूछेंगे भाई किससे लिए थे, आप लेके यहाँ खुश है कि नहीं, भाई तो स्वाभाविक है, आप अकेले में जाएंगे, अगर कोई बंदा दुखी है तो सीधे बोल देगा भैया मैं आके यहाँ पे फंस गया हूँ, आप मत आके फंसो। तो ये बताना था आप सभी को। तो कुछ साथियों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन वार हम जवाब देना चाहेंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ साथी हैं जिनका क्वेश्चन था, लोगों ने मेरे यूट्यूब पे कमेंट किया था। जैसे हम एक नंबर पे हम चलते हैं, आजकल देश में बुलडोजर का माहौल बना हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है, और आपकी कॉलोनी फ्यूचर में कितनी सेफ है? तो ये कमेंट है, इसका आर के भाटिया जी हैं, उनका कमेंट है। तो मैं भाटिया जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक बुलडोज़र की बात है, तो इस स्पेशली जो हमारा प्लाटिंग हो रहा है या देश में कहीं भी प्लाटिंग हो रहा है जो फ्री होल्ड है स्पेशली, अगर देखिए ये अगर आप सोचेंगे कि बुलडोज़र वाली बात पे जाएंगे, तो देखिए बुलडोज़र वहाँ चलता है जहाँ पे कोई विवाद होती है, जहाँ पे कोई दिक्कतें होती हैं। देखिए, ज़मीनों का मालिक किसान होता है और किसान को अपना ज़मीन बेचने का हर चीज़ का अधिकार प्राप्त है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 2013 से पहले भारत की जो भी जितनी भी अथॉरिटियाँ थीं, उनके पास ये अधिकार होता था कि किसी भी किसान से फोर्सफुली वो ज़मीन ले सकती थी। उसमें एक क्लाज था 1894 एक्ट। 1894 एक्ट एक क्लास था जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि 1894 में भाई देश में शासन किसका था? अंग्रेजों का था। वही कानून 2013 तक चला आ रहा था। वो कानून पूर्ण रूप से 2013 में ख़त्म हो गई। और 2013 के बाद जो भूमि अधिग्रहण बिल जो 2013 आया, तो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन या अन्य चीज़ों पे उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं। उसमें क्लियर हो गया कि देश की कोई भी अथॉरिटी है किसानों से किन कंडीशनों में ज़मीन ले सकती है। रीज़न ये है कि अगर मैं 4 देशों का बात करूं, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, 3 देश की बात कर लेते हैं, भारत, चीन, अमेरिका, तो अगर तुलना करेंगे तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भारत का बहुत ज़्यादा है और उसके अपेक्षा ज़मीनें कम है। यानी भारत से 3 गुना ज़मीन है चीन के पास, और भारत से 6 गुना ज़मीन है अमेरिका के पास। और भारत में 484 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में। 484 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में। वहीं चीन में मात्र 150 आदमी रहते हैं। अगर मोटा मोटी आप समझें तो 484 आदमी 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर की ज़मीन के मालिक हैं भारत में, और चीन में कितने हैं? 150 आदमी। और वहीं अमेरिका में ओनली 20 आदमी हैं, ओनली 20 आदमी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीनों का रेट कहाँ बढ़ेगा। और वहीं जब यूपी की बात करते हैं तो लगभग 975 यानी 1000 आदमी है 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में। आज जब ज़मीनों का एरिया देखेंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे, हमारे पास टैली है, उसके बारे में मैं अलग से शायद
एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर उसमें जाएंगे या हमारी टीम से आप मांगेंगे तो उसका लिंक भेज देंगे लोग, जो कि आप देख सकते हैं इसमें कि पर हेड गज ज़मीन कितनी आती है भारत में, चीन में और अमेरिका प्लस उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश को भी मैं उस वीडियो में एक देश ही मान के चला हूँ। और साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 2000 आने वाले अगले 10 सालों में अकेले डिमांड मतलब घरों की डिमांड में अमेरिका, उसके साथ में अगल बगल में 3 देश और भी, यानी 4 देश और भी हैं। अकेले उत्तर प्रदेश उनको पीछे छोड़ दूंगा। मैंने उस वीडियो में मैंने डाटा दिखाया है कि आने वाले 10 साल में लगभग 43 लाख घरों की ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका में, न्यू घरों की। लेकिन आने वाले 10 सालों में अकेले उत्तर प्रदेश को 44 लाख घरों की ज़रूरत पड़ेगी। वर्तमान में कितने घरों की ज़रूरत, मतलब कितने घर अभी डिमांड है, कितना है वो नहीं पता। उसमें सारी वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो में अगर हमारी टीम से मांगेंगे और नंबर पे कॉल करेंगे तो वो लोग पर्सनली भेज सकते हैं। और देखिए साथियों कि सबके प्रश्नों का हम जवाब हमारी टीम आपको इस पे यूट्यूब पे नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार आप आइए, हमारे ऑफिस में आइए, हमारी टीम आपको चीज़ों को बताएगी। और उसके बाद भी नहीं होते हैं तो आप मेरे से मिलेंगे, आप मेरे से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब आप आना चाहेंगे आप आइए, स्वागत है इनका।